नमस्कार दोस्तों, आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, यानी राष्ट्रीय एकता। ये एकता कैसे आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे आएगा, इसी के बारे में आज हम सब बात करने का प्रयास करेंगे कि इसमें बाधा क्या क्या है, इसका सॉल्यूशंस क्या क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक प्रयास किया गया है। इन सारी चीज़ों पे आज हम सब कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? यदि राष्ट्र की बात किया जाए तो ये राष्ट्र है क्या? तो राष्ट्र के बारे में तो वैसे एकदम यदि सिंपल तरीके से यदि देखा जाए तो राष्ट्र एक ऐसा अवधारणा है जिसके द्वारा किसी भी निश्चित भूभाग पे रहने वाले लोग आपस में लगाव हो जाता है और वो अपना सारा जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, सारा मशीनरी है, वो अपने नियम और प्रिंसिपल्स से कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक राष्ट्र के रूप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ होता है आपसी लगाव, वहाँ पे फिर धर्म, जाति, सेक्ट जो छोटा छोटा होता है, छोटे छोटे वर्ण, छोटे छोटे वर्ग के रूप में जो बटे हुए लोग होते हैं, ये बंटवारा वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। ख़त्म कर दिया किया जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है जब राष्ट्रवाद का आपस में मनुष्य के मन में जब ये भाव आता है। तो नेशनल जो एकता है, नेशनल इंटीग्रेशन जो है, राष्ट्रीय एकता, तो ये भावना भी उसी से कनेक्टेड है। भारत में यदि बात किया जाए तो यही तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो यही तो चैलेंज था। अंग्रेज वो लोग कह रहे थे, यूरोपीय जो समाज था, कल्चर था, वहाँ कल्चर सिस्टम अलग है। वहाँ पर एकेश्वरवादी रिलीजन है, उसमें ये सिस्टम है कि एक ही ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। और रिलीजन का जहाँ तक बात है तो वो जो भी देश हैं तो वहाँ लगभग एक ही धर्म के लोग रहते हैं, एक ही संप्रदाय के लोग हैं और एक ही तरीके से उनका हर एक चीज़ लगभग है, मिलता जुलता। हालांकि उसमें भी, क्रिश्चियन में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वर्ग हैं, लेकिन वो फिर अलग बात हो जाता है, वो ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है। लगभग जो मूल सिद्धांत है एक ही है। तो वहाँ पे ये बड़ा आसान था, क्योंकि राष्ट्र, वहाँ पे ये अवधारणा था कि हम सब एक जैसे सब हैं, एक रिलीजन है, एक कल्चर है। तो इस तरीके से आपस में लगाव है। तो राष्ट्र के रूप में जर्मनी राष्ट्र के रूप में, फ्रांस राष्ट्र के रूप में, उधर इंग्लैंड राष्ट्र के रूप में, एक एक अपना देश के रूप में वही अवधारणा ये आया। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें समस्या ये था कि ये राष्ट्र कैसे बनेगा। यहाँ तो धर्म, इतने धर्म है, इतने वर्ण है, पंथ है। तो पंथ धर्म में तो यहाँ पे बड़ा, यह धर्म भी अर्थ बदल जाता है, जिसको कि रिलीजन का हिंदी हम यहाँ धर्म कॉमन सेंस में समझते हैं, लेकिन धर्म का भी कई अर्थ है यहाँ पे। धृ धातु से बना, वहाँ फिर कर्तव्य का बात आ जाता है। फिर कर्तव्य मतलब कि सब कोई धर्म का पालन करे, फिर वो उसका फंडे बदल जाता है। धर्मनिरपेक्षता का बात जब आ जाता है तो उसमें फिर धर्म का सिस्टम अलग हो जाता है, जो कि वहाँ पे सेकुलरिज्म का मतलब कुछ और होता है। तो कॉमन सेंस में यदि धर्मनिरपेक्षता ये देखा जाए तो सेकुलरिज्म का ही यहाँ पे रूप माना जाता है। लेकिन जो अगर शब्द पे जाया जाए धर्म के हिसाब से कि धर्म का मतलब क्या हुआ, फिर यहाँ पे बदल जाएगा। तो उसी तरह नेशनल इंटीग्रेशन, यदि इतना धर्म है, इतने जाति के में लोग बटे हुए हैं, तो ये फिर कैसे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, कैसे देश बनेगा, कैसे आपस में एक दूसरे के प्रति अब लगाव उत्पन्न होगा। आज देखिए कि आर्यन खान आज ड्रग्स मामले में उनको पकड़ा गया है, पूरा देश लगा पड़ा है। तो ये गौर से मामला ये देखा जाए तो इसमें भी कितना सूक्ष्म तरीके से ये काम कर रहा है। हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन का बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता का बात करते हैं, जो भी यहाँ पे लोग हैं उसको सबसे पहले हम ये मानेंगे कि वो भारतीय है, एकता का भावना।
लेकिन भारतीय हम कहाँ मानते हैं? वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, वो क्या कहते हैं सवर्ण है, ये निम्न वर्ण है। तो ऐसे करके हम लोग बांट देते हैं, मन में तो ये बंटवारा बैठा हुआ है। तो लड़ाई तो सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ा खाई जो है तो यहाँ है ना। जब मन के अंदर बड़ा खाई रहेगा तो फिर इसका तो जो एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, उसके द्वारा जो प्रतिफल निकलेगा उसका तो फिर परिणाम कुछ इस प्रकार ही होगा। आर्यन खान के साथ जो हो रहा है, अब यहाँ पे क्या बोला जा सकता है? आप सब देख ही रहे हैं, गौर से देखिए। एक तरफ पूरे मीडिया पड़ा है, एक तरफ हकीकत क्या है। तो वही बात है। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ इतने इतने लोग बटे हुए हैं, ऐसे में कैसे आएगा? भाषावाद का समस्या है, लिंग्विज्म, कम्युनलिज्म, इसके बाद कास्टिज्म देखा जाए, ये सब जो समस्या है कैसे दूर होगा? तो आइए अब हम सब देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन में अवरोध क्या क्या है। तो इसमें एक एक शब्द पे हम सब जाएंगे और उस पर बात करने का प्रयास करेंगे कि इससे क्या क्या जुड़े मामला है। जैसे कि प्रथम में यदि देखा जाए तो प्रथम मामला आता है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म क्या है भाई? अब देखिए मिजोरम में मिजो लोग हैं, मिजो लोग, अब वो उनका कहना है कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे। वो अपना संप्रभुता अपने अंदर लेना चाहते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं लगभग वहाँ पे स्पेशल पावर दिए गए हैं। 371 ऐसे करके जो उसमें है, 71 के अंतर्गत जो है, तो स्पेशल सबका प्रोविजन है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में था, उसका स्पेशल झंडा था और स्पेशल संविधान था, जिसको कि अगस्त में 5 अगस्त 2019 में उसको ख़त्म कर दिया गया। 370 को 370 ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि उसके कुछ प्रोविज़न जो उस पर स्पेशल प्रोविज़न था उसको ख़त्म किया गया है। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि 370 ख़त्म हुआ है। लेकिन इसी तरह स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल पावर दिया गया है नॉर्थ ईस्ट में, और भी स्टेट कई हैं। तो उसमें जो नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है वहाँ पे वो स्पेशल पावर लेकर वो लोग, अब स्पेशल पावर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ ट्राइबल्स लोग रहते हैं। वो अंग्रेज समय से भी है। अंग्रेज जब हुआ करते थे तो उस समय भी ये नियम उन लोगों के पास था कि वहाँ यदि ट्राइबल इलाका में कोई भी यदि एंट्री करेंगे तो उनको पासपोर्ट या स्पेशल परमिट पास चाहिए। तो आज भी वो लागू है। वहाँ यदि कोई बाहर से जाएंगे तो वहाँ पे लागू होंगे। तो इस आधार पे वहाँ के लोग अपने को भारतीय से जोड़ नहीं पाते हैं और वो क्षेत्रवाद के रूप में वो अपना क्षेत्र को संप्रभु बनाना चाहते हैं, एक अलग कंट्री के रूप में बनाना चाहते हैं। वो जाते हैं वहाँ, क्या कहते हैं, यूरोप वगैरह, जो मिजो और नागालैंड का जो इलाका है, मिजोरम है, ये सब में हमेशा ये चलते रहता है। तो नागालैंड मिजोरम में जो मिजो समुदाय को लेकर संघर्ष किया करते थे, यूरोप से ही आकर यहाँ एक्टिव हो गए थे। यूरोप में छोटा छोटा देश सब, बेल्जियम वगैरह छोटा छोटा देश सब बन गया है। उसी तरह ये भी यहाँ चाह रहे थे कि हम भी बना दे बढ़िया नया देश एक ठो भारत। तो यहाँ भारत इंटीग्रेशन का बात था और उसका सम्मर्ज हुआ था इंडियन में। तो अब ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पे अभी भी जो चैलेंजेज हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है आज भी। तो वो लोग का कहना मिजोरम है, क्या कहते हैं इधर महाराष्ट्र में द्रविड़ नाडु, उसका मांग किया जाता है कि हम एक अलग संप्रभु देश बनना चाहते हैं। इधर खालिस्तान 1984 का घटना, वो भी इसी से रिलेटेड था जो होने वाला था, लेकिन उसको इंदिरा गांधी के द्वारा रोका गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर। तो ये सारा जो सेपरेटिज्म का भावना जो है ये क्षेत्रवाद के कारण आता है। अपने को सेपरेट बनाना चाहते हैं, संप्रभु बनाना चाहते हैं। पंजाब खालिस्तान बन रहा था उस समय। तो ये है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। ये बड़ा अवरोध है नेशनल इंटीग्रेशन में। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म।
अब ये कम्युनलिज्म ये एक ऐसा चीज़ है कि पूछिए मत, इसका भी इतिहास अच्छा पुराना है। भारत के आज़ादी से पहले से ये सांप्रदायिकता का जो बीज है पड़ चुका था। भक्ति मोमेंट, सूफी आंदोलन, वो सब जब हुआ करता था तो उसमें हमेशा ये बात किया जाता था हिंदू मुस्लिम एक है, सारे धर्म को सम्मान दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज आए और इसका पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार हुआ और एक दूसरे के प्रति फिर मानने लगे कि हम अलग हैं। फिर लास्ट में उसका चरम रूप जिन्ना के रूप में जिन्ना उस चीज़ को चरम तक पहुंचाए कि मुस्लिम राष्ट्र ही अलग है और हिंदू राष्ट्र वो अलग मानते थे। इस आधार पे यहाँ तक कि देश का बंटवारा भी हुआ। तो ये सांप्रदायिकता का ही चरम रूप था जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसलिए इससे पहले भी वीडियो बनाए थे तो उसमें हम इस बात को रखे थे कि सांप्रदायिकता बहुत ख़राब चीज़ है। सांप्रदायिकता एक ऐसा चीज़ है, यदि हम एक दूसरे से दूरी बनाएंगे तो अपने में ही इतना दूरी बन जाएगा और बनते बनते यदि दूरी वो पटाने का प्रयास नहीं किए तो एक समय आएगा कि दोनों में बंटवारा होना तय है, कि दोनों एक साथ रह ही नहीं पाएंगे, तो फिर बंटवारा होगा। वही पाकिस्तान चरम रूप उसी का था। जब मिलाने का समय था 37 के चुनाव जो हुआ था, यदि उसमें कांग्रेस प्रयास किया रहता, लेकिन सब अपने अपने एटीट्यूड में, जिन्ना जी अपने एटीट्यूड में, उनका भी फिर आगे चुनाव हुआ, उसमें भी इसमें तो जो 37 के लगभग जो चुनाव हुआ था तो उसमें तो जिन्ना को, मुस्लिम लीग को ज़्यादा बहुमत नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर फिर अगला चुनाव में वो संपूर्ण लगभग मुस्लिम बहुल इलाका में अपना प्रतिनिधित्व जाहिर कर चुके थे। उनका सपोर्ट पूर्णतः मिल चुका था और सांप्रदायिकता के आधार पे फिर वो देश का बंटवारा हो गया। तो इसीलिए हमेशा हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ये सांप्रदायिकता का माहौल ना हो। ये सांप्रदायिकता है क्या? जो कि राष्ट्र के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी समुदाय को राष्ट्र के रूप में रिप्रेजेंट करना, किसी समुदाय के प्रेम को राष्ट्र के रूप में, वो भी दूसरे समुदाय के हित के कीमत पर। तो ऐसे स्थिति में जो अन्य संप्रदाय है उनके हित के कीमत पर यदि दूसरे समुदाय के प्रेम को यदि राष्ट्रीय रूप में प्रमुखता दिया जाए, ऑटोमेटिक है कि फिर परेशानी बढ़ेगी। वो दोनों संप्रदाय में फिर अलगाव होगा। जो आज हिंदू महासभा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक है RSS, मुस्लिम लीग था उस समय, अभी भी जो ओवैसी का जो पार्टी है, तो ये सब पार्टी धर्म को प्राथमिकता लेकर चलती है, धर्म के आधार पे अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। इसके बाद अकाली दल है, शिवसेना है, ये सब सांप्रदायिक आधार पे बने हुए ग्रुप हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा बने हुए हैं। अब तीसरा शब्द यदि देखें तो तीसरा शब्द आता है कास्टिज्म। अब कास्टिज्म, जाति, ये तो पूछिए मत, ये तो इसके बारे में पूछिए मत। नया यंग जितने पढ़ते हैं ये सब के सब क्या पढ़ते हैं? जातिवाद नहीं करना चाहिए। पढ़ाई करेंगे, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, विद्यालय में पढ़ाई करेंगे, बच्चे से पढ़ाया जाएगा जातिवाद नहीं करना चाहिए। जाति के आधार पे देखिए यदि, तो इसके आधार पर भी बहुत सारे समूह चल रहे हैं। यूपी में बहुजन समाज पार्टी है, क्या कहते हैं उधर केरल में केरल कांग्रेस, मद्रास में जस्टिस पार्टी, DMK है, ये सारी पार्टी हैं। और भी जाति पे आधारित जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, हरिजन संघ सेवक, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा, ये सब जो समूह है ये कास्टिज्म का प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इसके बाद यदि इसके आधार पर यदि देखा जाए तो और भी है, उधर साउथ में केरल है, क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत बनाम बोकालिग्गा, उधर बिहार में भूमिहार बनाम राजपूत, हरियाणा में जाट बनाम अहीर, उत्तर प्रदेश में जाट बनाम राजपूत, गुजरात में यदि देखा जाए बनिया बनाम पाटीदार। ये सब जो समूह है ये जाति पर आधारित है।
जाति के आधार पे ये कार्य करती है, तो ये कैसे फिर राष्ट्रीय एकता की बात करें? राष्ट्रीय एकता की बात में, राष्ट्रीय एकता में ये कैसे अपना योगदान दे पाए? बाधा ही बनकर है। जब तक ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय एकता पूर्ण रूप से कैसे आएगा? क्योंकि राष्ट्रीय एकता का मतलब जो नीचे का जो क्षेत्रवाद की समस्या है, कम्युनलिज्म या जाति कैस्टिज्म, ये सब भावना को नीचे हो करना पड़ेगा ना। ये सब भावना जब तक भारत के लोगों में रहेगा तब तक राष्ट्र हित का वो संपूर्ण रूप से पूरे मनोभाव से प्राथमिकता दे ही नहीं पाएंगे। इसके बाद अंत में एक और है लिंग्विज्म, यानी भाषावाद। भाषा के आधार पे क्या कहते हैं, सेपरेट होने का प्रयास करना। जब हिंदी को 1963 में प्रयास किया गया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, तो उसमें आंदोलन खड़ा हो गया पश्चिम बंगाल में, उधर साउथ इंडिया में। तो ये लिंग्विज्म बहुत बड़ा समस्या है। लेकिन भाषा के आधार पे, यदि इसके आधार पे त्रिसूत्रीय गवर्नमेंट के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें कि अंग्रेज़ी और हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई करने का प्रयास किया गया। त्रिस्तरीय भाषा, एक क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया भर में ये त्रिस्तरीय प्रोग्राम चलाने का प्रयास था, हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा एक। लेकिन ये भी सफल नहीं हो पाया। अब कौन, बिहार का कोई लड़का है हिंदी इंग्लिश मान लीजिए सीख रहा है, हिंदी तो सब सीखते हैं लगभग, इंग्लिश देखते हैं कि भाई ज़रूरत है सीख लेते हैं, नहीं तो फिर कोई उपाय है नहीं तो अंग्रेजी सीख लेते हैं। पर अंग्रेजी सिर्फ काम के लिए सीखते हैं, काम के उद्देश्य से, भाई बिना इसका कोई आगे कुछ हो नहीं पाएगा, तो अंग्रेजी सीखते हैं। और ऊपर से यदि कहा जाए कि एक ऐसा भाषा सीखो जो तमिल हो, मराठी हो, कौन सीखना चाहेगा? या संस्कृत तो भारी पड़ जाता है कई विद्यार्थियों पे, तो वो तो तमिल और मराठी बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेज की तरह लगता है हम लोग को। साउथ नॉर्थ इंडिया की यदि बात किया जाए तो ये जो अब फिर वही चीज़ उधर है। अगर उधर चलें और वहाँ पे बात यदि करें कि हिंदी सीख लो, तो फिर उन लोग को फॉरेन लैंग्वेज लगता है हिंदी मतलब। तो यही चीज़ होता है, भाषा के आधार पे अपने को सेपरेट करना। भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश 1953 में ही अलग किया गया, फिर कमीशंस बनाया गया 55-56 के लगभग में, भाषा के आधार पे आज पुनर्गठन किया गया। अब उस आधार पे देखिए फिर इतना जो 14 स्टेट थे, 14 स्टेट थे आज़ादी के समय, और 6 यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, आज वही बढ़कर 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश ये यूनियन टेरेटरी हो गए। तो अब देखिए कि 6 से लेकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से लेकर आज 28 राज्य और 9 क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो ये भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बंटवारा हो गया। 2000 ईस्वी के लगभग में झारखंड अलग हुआ बिहार से, इधर उत्तराखंड अलग हुआ, छत्तीसगढ़ उधर, तेलंगाना फिर 2014 में आज़ाद हो गया। तो ये सब क्यों ऐसा हुआ? यदि भारत का भावना रहता, नेशनल इंटीग्रेशन का भावना रहता, तो ये सब क्यों अलग होता? पर ये क्षेत्रवाद के रूप में, जातिवाद के रूप में, स्थानीय रूप से ये सब भावना मन में रहता है, और एक जब वो राष्ट्रीय प्रमुखता नहीं पा पाता तो फिर क्षेत्र के रूप में अपने को जनाने का प्रयास करने लगते हैं और एक स्टेट के रूप में वो बन जाते हैं। अब यदि बात किया जाए कि राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास क्या किया गया है, तो इसमें प्रयास में यदि देखा जाए तो 1961 ईस्वी में प्रधानमंत्री के द्वारा एक राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का इसको बनाया गया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को। तो फिर ये 80 में काम किया। उसके पहले देखा जाए तो 68 में भी इसका बैठक हुआ। 68 में ही राजनीतिक दलों, संगठनों में प्रेस से राष्ट्रीय एकता अखंडता हेतु समाज के सृजनात्मक बलों से आग्रह किया गया इसको भाषावाद पर रिपोर्ट देने हेतु।
3 समितियां गठन भी किया गया। इसके बाद ये देखा जाए तो 1986 में, फिर 1990 में, 2005 में इसका बैठक किया गया पुनर्गठन कर करके। फिर संख्या जो शुरू में 39 सदस्य थे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में, इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री, आयुक्त, सचिवालय के आयुक्त वगैरह हुआ करते थे। तो ये संख्या जाकर बढ़कर 2011 के बाद फिर लास्ट बैठक 2013 में हुआ। तो ये 2013 तक में लगभग 147 सदस्य हो गया। पर फिर भी आज भी यदि देखा जाए तो इसको पूर्ण रूप से ये भावना, नेशनल इंटीग्रेशन का भावना, ये राष्ट्रीय एकता की भावना अभी तक प्रबल रूप से भारतीय लोगों के बीच में अभी तक पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में। तो फिर हम सब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।